पति की मौत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। मेरे घर वाले, यहाँ तक कि मेरी सास भी मुझ पर फिर से शादी करने का दबाव बना रही थी। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से मेरे देवर को मैं पहले से जानती थी। वो मेरी ही उम्र का था, लेकिन मैं उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उससे शादी की मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरी सास को किसी भी कीमत पर पोता चाहिए था। उन्हें मेरा या मेरे देवर की कुछ नहीं पड़ी थी। आखिर एक दिन मैंने सबके तानों से परेशान होकर देवर से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन जब मैं सुहाग सेज पर पहुंची तो जिसे मैं सिर्फ अच्छा दोस्त समझ रही थी, उसने तो मेरी चीखें निकाल दी। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो मैं हैरान रह गई। मेरा नाम नंदनी है। ये कहानी मेरे संघर्ष की है, जो मेरे पति की मौत के बाद शुरू हुई। उस वक्त मैं अपना ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर रही थी जब मेरे पति प्रकाश का रिश्ता मुझे आया था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थे। घर में एक माँ और एक छोटा भाई था, जो इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करके स्कॉलरशिप लेकर विदेश पढ़ने गया था। मेरे घर में मेरा भाई, एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी। भाई भी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। मैं अपने माता पिता के साथ उनके साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। जब प्रकाश जी का रिश्ता मेरे लिए आया तो पापा मना न कर सके, लेकिन मैं शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि कॉलेज में मैं एक लड़के से प्यार करती थी। वो मुझे 1 साल सीनियर था। उसने मुझसे वादा किया था वो मुझसे शादी करेगा, बस एक वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी जॉब ले ले, तब वो मेरे घर आएगा। ये कहकर वो बाहर पढ़ने चला गया और मैं उसका इंतज़ार करने लगी। लेकिन घर वाले अब मेरी शादी करना चाहते थे। ये लोग हमसे काफ़ी अमीर थे। वो तो प्रकाश जी की माँ ने मुझे दीदी की शादी में देखा था और मेरे रंग रूप को देखकर मोहित हो गईं। उस वक्त प्रकाश जी पढ़ाई कर रहे थे और मैं नाबालिग थी। लेकिन अब जब उनकी जॉब लग गई और मेरी भी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, तब उन्होंने मेरी ही दीदी से रिश्ते की बात चलाई और दीदी के कहने पर ये लोग मुझे देखने मेरे घर आ गए। इनकी मम्मी तो मुझे देखते ही बोली, अरे नंदिनी, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। हमने तो तुम्हें सरला की शादी में ही अपने प्रकाश के लिए पसंद कर लिया था, और तुम्हें अब देख कर लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारे प्रकाश के लिए तुमसे अच्छी और सुंदर लड़की हमें मिल ही नहीं सकती। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 6 इंच थी। रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, चचेरा बदन किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। प्रकाश जी ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया और रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद उस लड़के से मैंने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, जिससे मैं प्यार करती थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और अंत में मैंने प्रकाश जी को ही अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया। मेरा देवर नहीं आया था, क्योंकि उसे अपने असाइनमेंट पूरा करने थे और विदेश से यहाँ आने जाने का खर्च भी बहुत था। तो मेरी सास बोली, अभी 1.5 साल में उसका कोर्स पूरा हो जाएगा, तो वो तब ही आ जाएगा। रिश्ता पक्का होने के बाद शादी भी फिक्स हो गई और 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी हो गई। जो भी मुझे देखने आता, बस वो मेरी सास और पति को इतनी सुंदर पत्नी के लिए बधाई देता। सुहाग सेज पर मैं सुकड़ी सी बैठी थी। जब मेरे पति मेरे पास आए तो मैं शर्मा कर घूंघट खींचकर बैठ गई। प्रकाश ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए बोले, नंदू, आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करना चाह रहे हैं। मुझे तुमसे अपने लिए कोई चाहत नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम मेरी माँ का ध्यान रखो और मेरे छोटे भाई को अपने भाई की तरह प्यार दो। बाकी तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ख्याल मैं रखूँगा। उन्होंने मेरा घूंघट उठाते हुए कहा, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुमसे प्यार भी बहुत करूँगा। जब से मैंने तुम्हें देखा है, बस तुम ही दिखती हो। मेरी थोड़ी को अपने हाथ से थोड़ा ऊपर करके बोले, नंदू, मेरी तरफ देखो। मैंने उनकी आंखों में देखा तो वो बोले, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? मैं कुछ न कह सकी, बस उनके सीने से चिपक गई। ये प्रकाश के लिए हाँ ही थी, जिसे समझकर वो आगे बढ़ा और मुझे पलंग पर लिटा लिया और मुझे चूमने लगा। उसके हाथ मेरे बदन पर तैरने लगे। मुझे अलग आनंद की अनुभूति होने लगी, जो पहले कभी नहीं हुई। बहुत जल्दी हम दोनों एक ही दूसरे में समने लगे।
मेरी कामुक आवाज़ों से पूरा कमरा भर गया। प्रकाश अपनी पूरी ताकत से मुझे प्यार कर रहा था। अब मैं भी उनका साथ देने लगी। जो उसे अच्छा लग रहा था, उसके चेहरे से बहता पसीना मैं साफ देख सकती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, जैसे उसे कोई परम सुख प्राप्त हो रहा हो, और अगले 2 मिनट में वो मेरे सीने पर ही ढेर हो गया। हमारी सांसों का शोर अभी भी उस शांत कमरों में सुना जा सकता था। थोड़ी देर में प्रकाश मुझे अलग हुआ। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने शर्मा कर अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। प्रकाश ने मुझे पकड़ा और खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने भी उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और हम इसी तरह सो गए। जब आंखें खुली तो सासू माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैं संभल कर अंदर से ही बोली, जी माँ जी। उनकी बाहर से आवाज़ आई, बहू जल्दी उठो और नहा कर तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। मैं जैसे ही उठने वाली थी, प्रकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सीने पर लिटा लिया और मुझे अपनी बाहों में भरकर चूमने लगा। मैंने हंसकर कहा, छोड़िए ना, बाहर माँ जी बुला रही हैं, मुझे अभी जाना है। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। बाहर से लगातार माँ जी की आवाज़ें आती रहीं। मैं उसी अवस्था में उनको बोलती रही, हाँ माँ जी, आ रही हूँ। और प्रकाश तो बस अपने काम में व्यस्त थे। 20 मिनट बाद प्रकाश के चेहरे के भाव फिर से बदल उसके मुंह से परमानंद की सिसकारी फूट रही थी। थोड़ी देर में फिर मैंने सीने पर ही लुढ़क गया। जाते हुए उसने मुझे मेरे माथे पर किस किया और कंबल लेकर एक तरफ लुढ़क गया। मैंने अपने कपड़े जो पूरे बेड पर बिखरे पड़े थे समेट और बाथरूम चली गई। जब बाहर आई तो देखा प्रकाश अभी भी सोए हुए थे। मैं बाहर चली गई। दिन इसी तरह हंसी खुशी बीतने लगे। फिर मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और इसी खुशी में मेरा देवर भी घर वापस आ रहा था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। हमने अपनी बच्ची का नामकरण भी उसी दिन रखा था। जब मेरा देवर राज आने वाला था, घर में सारी तैयारियां चल रही थी। प्रकाश बोले, नंदू तुम ये सब माँ के साथ देखो, मैं राज को लेकर बस स्टैंड से लेकर आता हूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने काम में लग गई। जब मेरे पति मेरे देवर को लेकर घर पहुंचे तो सभी उन पर टूट पड़े। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मैं उन्हें नहीं देख पा रही थी। मैं अपनी छोटी बच्ची को संभालने में लगी थी। वो रो रही थी। लगभग आधे घंटे बाद मेरी सासू माँ मेरे देवर को लेकर मेरे पास पहुंची और बोली, राज ये तुम्हारी भाभी है, नन्ही पैर छुओ। जैसे ही राज मेरे पैर छूकर खड़ा हुआ और उसने चुटकी को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और हमारी नजरें मिली, मेरी तो चीख ही निकल गई। राज भी चौंक कर पीछे हट गया। ये कोई और नहीं, वही लड़का था जिसे मैं कॉलेज में प्यार करती थी। इसका नाम राज है, ये मुझे आज ही पता चला। हम सब तो इसे पखिया के नाम से जानते थे। इसके सारे दोस्त उसे इसी नाम से बुलाते, तो हम सब भी उसे पखिया के नाम से बुलाते थे। मेरे पति को बड़ा अजीब लगा। वो मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों डर गए? कोई भूत एक साथ देख लिया क्या? उन्होंने राज का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखा रह गए ना, तुम भी देखते रह गए ना। अपनी तूने तो ढूंढ रखी होगी कोई गोरी मैम। भाई हम तो देसी परी ही लाए हैं। प्रकाश जी मेरे बराबर में खड़े हुए और मुझे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोले, राज बोलो ना, है ना तुम्हारी भाभी सुंदर? राज अपने आप को संभालते हुए बोला, हाँ भैया, भाभी बहुत सुंदर हैं, इनके सामने कोई गोरी मैम नहीं टिक सकती। वो अपने आंसू छुपाते हुए बोला, लाओ भाभी हमारी गुड़िया को तो दिखाओ। कहते हुए उसने चुटकी को अपनी गोद में ले लिया और हम सब पूजा पर बैठ गए। पूरा टाइम मैं राज से नजरें चुराती रही, कहीं प्रकाश न देख ले, लेकिन राज की नज़र सिर्फ मुझ पर टिकी थी। वो बस मुझे ही घूरे जा रहा था। एक दो बार मैंने नज़र उठा कर देखा भी था, तब उसकी आंखों से छलकते हुए आंसू में साफ देख सकती थी। सब काम निमट गए, सारे रिश्तेदार लगभग जा चुके थे, बस प्रकाश की एक बुआ जी और उनकी छोटी बेटी बची थी, जो माँ जी के साथ उनके कमरे में सोने चली गई। राज का कमरा उसके आने से पहले ही माँ जी ने साफ करा दिया था। प्रकाश छुटकी के साथ हमारे कमरे में उसे सुलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं किचन में बचा कुचा काम कर रही थी, तभी मुझे मेरी कमर पर एक हल्की सी छुअन महसूस होती है। मुझे लगा प्रकाश छुटकी को सुला कर आ गए। मैं जब से माँ बनी थी, अक्सर प्रकाश मेरी मदद कराने आ जाते थे।
मैंने बिना पीछे मुड़े ही कहा, सो गया छोटू बंदर। मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि दो हाथ मुझे लगातार अपनी ओर खींच रहे थे। मैंने कहा, प्रकाश क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, तुम चलो, मैं कमरे में आ रही हूँ। लेकिन आज प्रकाश रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। उसके हाथ मेरे बदन पर लगातार अंदर की तरफ जाते हुए महसूस हो रहे थे। जैसे ही मैं प्रकाश का हाथ हटाकर उसकी तरफ मुड़ी, मेरे मुंह से शब्द निकलने ही बंद हो गए। क्योंकि ये प्रकाश नहीं, राज था। मेरे मुंह से चीख निकलती उससे पहले ही उसने अपने हाथ मेरे मुंह पर रखकर बंद कर दिया। मैंने उसे झटके से अपने आप से अलग कर दिया। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे भैया ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। राज ने बड़ा ही अजीब मुंह बनाते हुए पूछा, क्या वो तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार करता है? ये तुम क्या कह रहे हो? वो भैया है तुम्हारे? राज ने अगला सवाल किया, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वो सब छोड़ो, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मैं उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं प्रकाश ना सुन ले। राज मेरा अतीत था, लेकिन मैं प्रकाश से अब प्यार करती थी। मेरी एक बच्ची थी, मुझे अपना घर बर्बाद नहीं करना था। किसी तरह मैंने राज से पीछा छुड़ाया और वहां से भाग गई। लेकिन राज का अब ये रोज का हो गया था। वो जब भी मुझे अकेले देखता, आता और धमकाता। मेरे पास कभी ब्लैकमेल करता, कभी धमकी देता। उससे मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे हर वक्त राज का डर लगा रहता था। जब वो घर में होते तो मैं उनके आसपास ही रहती या उन्हें अपने पास रखती। एक दिन जब राज ने मुझे नहाते हुए दबोच लिया, मैंने गुस्से का ठिकाना ना रहा। मैं आपा खो बैठी। फिर तो जो मेरे मन में आया मैंने उसे सुनाया। बस जो मेरे मन में पिछले कुछ दिनों से दबा था, सारा लावा बाहर आ गया। उस रौद्र रूप में देखकर राज भी घबरा गया। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरा एक बच्चा है, पति है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद से राज का व्यवहार एकदम बदल गया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसे समझ आ गया है कि अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। राज भी अब हमारे ही शहर में नौकरी ढूंढने लगा। उसके लिए रिश्ते की बात भी चलने लगी। लेकिन उसने कहा जॉब लगने के बाद ही वो शादी करेगा। धीरे धीरे घर का माहौल पहले जैसा हो गया। अब मैं भी राज से एक भाभी की तरह बात करती और वो भी बड़ी शालीनता से जवाब देता था। सब सही चल रहा था। प्रकाश रोज की तरह ही ऑफिस गए थे, लेकिन उनकी लाश ही घर आई। सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे तो सोचने का भी मौका नहीं मिला। मेरे पति की तहरवी हो गई। मैं उदास रहने लगी। राज मुझे हंसाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। राज की जॉब दूसरे शहर में लग गई। वो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद सासू माँ ने एक नई जिद पकड़ ली कि मैं राज से शादी कर लूं। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। माँ जी ने मेरे पापा से भी बात की, वो तो एक बार में ही मान गए। मुझ पर दोनों जगह से प्रेशर आने लगा। फिर एक दिन मेरी सासू माँ ने मेरे घर वालों को बुलाया। उन्होंने मुझ पर प्रेशर डाला और मैंने हाँ कर दी। लेकिन मुझे राज से शादी नहीं करनी थी। एक टाइम में मैं राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन समाज, परिवार और मेरी छुटकी के लिए मैंने राज से शादी कर ली। शादी के बाद राज बोला, नंदू एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ चलो। छुटकी को अभी कुछ दिनों के लिए माँ के पास छोड़ दो। जब हम ठीक से वहाँ सेट हो जाएंगे। मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं। जैसे माँ जी और राज ने कहा वैसा मान लिया और मैं अकेले राज के घर आ गई। राज मुझे बहुत इज्जत देता और प्यार तो वो मुझे पहले से ही करता था। कुछ दिन बाद जब राज ऑफिस चला गया तो मैंने सोचा घर साफ कर लेते हैं। उसने सफाई शुरू की। किचन की सफाई करते वक्त उसे एक टिफिन मिला जो उसने प्रकाश उस आखिरी दिन अपने हाथों से पैक करके दिया था। उसने फिर सारे सामान को अच्छे से हटा हटा के देखा। उसे अपने पति का मफलर और घड़ी एक पॉलीथिन में बंधी मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सारी चीजें राज के पास क्या कर रही हैं। उसे जो लग रहा है वो सच है या नहीं, या क्या है? क्या राज ने ही प्रकाश को मरवाया है? वो ऐसे ही कुछ नहीं करना चाहती थी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। कुछ टाइम बाद दो आदमी उसके साथ आए और घर में कुछ
मेंटेनेंस का काम करके आए। अब नंदिनी राज का इंतजार करने लगी। जब वो आया तो उसने राज से कहा, तुम जाओ हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। जब राज डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो उसे वो सारी चीजें टेबल पर रखी दिखी। वो घबरा गया। नंदू ने आखिर सीधे सीधे ही पूछ लिया, तुमने ही मारा है ना अपने भाई को? राज अपने घर में था तो बहुत ही बेफिक्री से बोला, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। नंदू रोते हुए बोली, पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती थी। राज गुस्सा होते हुए बोला, नहीं नहीं चाहिए मुझे कोई अच्छी लड़की, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। तुम्हें पता है मुझे वहाँ नौकरी मिल चुकी थी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया था। तुमसे मेरा इंतजार नहीं हुआ और शादी भी की तो किससे? मेरे भाई से। तुम सोच भी नहीं सकती हो, जब तुम्हें मैंने पहली बार भाई के साथ देखा तो मुझ पर क्या बीती थी। मैं जब भी भैया को तुम्हारे करीब जाता देखता मेरा खून खोल उठता था। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर तुम नहीं मानी। तो मैं क्या करता तुम्हें पाने का? इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया था। मैंने ही भैया का एक्सीडेंट करवाया और जब तक उनकी आखिरी सांस तक नहीं टूट गई मैं उन्हें देखता रहा। मैं तो ये भी नहीं चाहता था उनकी पहचान हो, इसलिए उनसे पहचान की सारी चीज़ें उठा ली। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, जो पुलिस अफसर उन्हें उठाने आया वो उन्हें जानता था। चलो अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया। राज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं बिना डर के तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम जानकर भी बिगाड़ ही क्या लोगी? अब तुमसे शादी हो चुकी है मेरी, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। लेकिन तभी झटके से एक के बाद एक लाइट जली और उसने देखा उसकी खुद की माँ पुलिस के साथ खड़ी थी। राज ने खुद अपने गुनाह को कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर ने उसे बताया कि तुम अपने बयान से पलट नहीं सकते क्योंकि ऊपर मुंह उठा कर देखो, कैमरे लगे हैं। अभी तुमने जो कुछ भी कहा है सब रिकॉर्ड हो चुका है। राज की मां आगे बढ़ी और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस राज को लेकर चली गई। नंदिनी एक कोने में बस रोती रह गई। उसने दो लोगों से प्यार किया, एक उसे बेसहारा छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और दूसरे को खुद उसने दूर कर दिया। अब वो अपनी सास और बेटे के साथ अपना जीवन काट रही है।